नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता DLED टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूं और आज हमारी चर्चा का विषय है कुपोषण। कुपोषण एक अस्वस्थता की स्थिति है जो शरीर द्वारा पोषक तत्वों की कमी होने के कारण अथवा उसके ठीक से उपयोग न होने के कारण होती है। संतुलित आहार का अभाव ही कुपोषण कहलाता है। जब हमारे शरीर में ऐसे तत्वों या अवयवों का अभाव हो जाता है जो शरीर की वृद्धि व रक्षा में सहायक होते हैं तो उसे अपौष्टिकता या कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं: अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण एवं संतुलित पोषण। सबसे पहले मैं आपको अपर्याप्त पोषण के बारे में बताऊंगी। जब किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप कम मात्रा में पोषण तत्व मिलते हैं जो अपर्याप्त होते हैं, इसलिए उसे अपर्याप्त पोषण कहा जाता है। जैसे वसा की आवश्यकताओं को पूरा ना किया जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन ए तथा डी शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और उनका कोई उपयोग नहीं रहता। अब आता है अत्यधिक पोषण। अधिक पोषण अर्थात शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जब हम अतिरिक्त पोषण शरीर को मिलता है उस स्थिति को अत्यधिक पोषण कहते हैं। यह समस्या विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद आता है असंतुलित पोषण। संतुलन या बिगड़ना, हमें अपने आहार और अपनी आवश्यकताओं के बीच में संतुलन बनाना होता है। जब यह बराबर नहीं रहता तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में कुछ तत्व आवश्यकता से अधिक लिए जाते हैं और कुछ पोषण तत्वों की शरीर में कमी पाई जाती है। जैसे बाजार का भोजन अत्यधिक खाने से कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक हो जाती है और आवश्यक विटामिन और खनिज लवणों का अभाव हो जाता है। कुपोषण के मुख्य कारण। कुपोषण का मुख्य कारण है गरीबी। गरीबी पोषण का मुख्य कारण है। बहुत से लोगों को धन की कमी के कारण उचित मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है दूसरा कारण अज्ञानता। हमारे देश में बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, उनको उचित आहार के घटकों का ज्ञान नहीं होता, इससे भी कुपोषण हो जाता है। महिलाओं को उचित आहार तथा उसके घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद आता है मिलावटी भोजन। व्यापारियों और विक्रेताओं के स्वार्थ के कारण वे अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक पैसे खर्च करने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी हानि उठानी पड़ती है। अब आता है धार्मिक विश्वास। कई बार कुपोषण का कारण धार्मिक विश्वास भी होता है। किसी भी व्यक्ति का शाकाहारी या मांसाहारी होना धार्मिक विश्वास का ही एक परिणाम है। इसके बाद आती है महंगाई। व्यक्ति के लिए महंगाई के कारण सभी भोज्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में जुटाना कठिन हो जाता है। विशेषकर महंगे खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, पनीर आदि खाद्य पदार्थों को अपने खाद्य सूची से निकालना पड़ता है। अब आता है खाना बनाने का ढंग। चावल बनाने के पश्चात उसके पानी को गिरा देना, खुले बर्तन में लंबे समय तक उबालना, सब्जियों के छिलके उतार देना आदि पोषण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आती है पसंद या नापसंद। बच्चे अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां या दाल अपने आहार में नहीं लेते। परिणाम स्वरूप वे पौष्टिक तत्वों से वंचित हो जाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अस्वच्छ वातावरण। स्वच्छ भोजन ग्रहण करने के लिए आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता की कमी के कारण बीमारियां फैलती हैं जो संक्रमण फैलाती हैं और यह कुपोषण का कारण भी बनती हैं। अब आता है अत्यधिक श्रम। बहुत अधिक काम करने पर भी ग्रहण किया भोजन शरीर में पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसके बाद आती है अव्यवस्थित दिनचर्या। आजकल की भागदौड़ में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और अपनी दिनचर्या नियमित नहीं रख पाता। समय पर सोना, उठना, भोजन लेना नहीं कर पाता, जिसका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के दुष्प्रभाव
सभी आयु वर्ग में देखने को मिलते हैं। बच्चों की संवेदनशील अवस्था होने के कारण यह और भी अधिक उग्र रूप से सामने नजर आते हैं। कुपोषण के कुछ प्रभाव निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है और अपनी आयु के बच्चों में पिछड़ जाते हैं। दूसरा है शारीरिक कमजोरी होने के कारण संक्रमण जल्दी घेर लेते हैं और बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तीसरा है व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, किसी भी कार्य को पूरा करना कठिन हो जाता है। चौथा है व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, वह बेचैन, घबराहट व चिंता में दिखाई देता है। इसके बाद शरीर का भार व लंबाई सामान्य रूप से नहीं बढ़ते, कई बार लंबे समय तक लंबाई व भार में कोई बढ़ोतरी नज़र नहीं आती। इसके बाद छठा, शरीर के आसन बिगड़ जाते हैं, मांसपेशियां ढीली होने के कारण वह अपने शरीर को एक सही आकार में नहीं रख पाते। सातवां है बालों पर भी कुपोषण का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे बाल झड़ना, भूरे होना और बेजान होना आदि। अब आते हैं कुपोषण के उपचार। इसका पहला उपचार है घर का वातावरण। माँ बाप को बच्चों में अच्छी खान पान की आदतें विकसित करनी चाहिए। घर में रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद स्कूल का वातावरण, स्कूल की कैंटीन तथा खाना खाने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए तथा बच्चों को उचित खाना खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही पानी की सही व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर आता है मध्य दिन भोजन कार्यक्रम। स्कूल में बच्चों को पौष्टिक खाना प्रदान करना चाहिए। बहुत से राज्यों में सरकार ने यह योजना लागू की हुई है। इससे विद्यार्थियों को संतुलित आहार प्राप्त होता है ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। अब आती हैं संतुलित आहार और अच्छी आदतें। बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। बच्चों को भोजन संबंधी अच्छी आदतें और उनके महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए, जैसे आवश्यकता से अधिक भोजन न खाएं, भोजन चबा चबा कर खाएं, भोजन खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य निरीक्षण, नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण होना चाहिए ताकि रोग का पता लगाकर उसका इलाज करवाया जा सके। इसके बाद आता है स्वास्थ्य ज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य ज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। यह लोगों के शरीर को फिट रखने के लिए जागरूक करेगी। इन तरीकों को अपनाने से हमारे शरीर को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।